मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो विदेश नीति जियोपॉलिटिक्स का ABCD पता नहीं है। अगर पता होता तो इस तरह की वो बात ही नहीं करते। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि क्या पुतिन को कभी आपने बोलते देखा है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति होगा? क्या आपने चाइना जिनपिंग को बोलते हुए देखा है? मसला था अदानी का एक्सपेंशन। अदानी के एक्सपेंशन को वो पूरे साउथ एशिया में खतरा मान रहे थे कि एक फैमिली अगर स्ट्रेटजिक लोकेशन को कंट्रोल करेगा तो कभी भी उस स्ट्रेटजिक लोकेशन को अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। एकदम, आप समझ रहे हैं ना? और हो सकता है भारत के दुश्मनों को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे। अमेरिका, US ये सब अपने आप को डेमोक्रेटिक के सेवियर बोलते हैं। बिजनेस एक साइड में है और साथ में वो भी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हो सकता है आपके खिलाफ खड़े भी हो जाए। BBC के मसले पे चाहे वहाँ का अपोजिशन हो, चाहे वहाँ का जो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो टोरी पार्टी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, वो BBC के मसले पे BBC के साथ खड़ी है। और उसके बाद ये सरकार की स्टैंड के बाद स्पष्ट हो गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो डॉक्यूमेंटेशन जो उनको अवेलेबल कराया गया है, उसमें सरकार की सहमति थी। विदेश मामलों के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ कहा है कि हम BBC के साथ खड़े हैं। BBC पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए लड़ रही है। BBC जो है साफ सुथरी और निष्पक्ष खबरें प्रसारित करती है। हम उनको फंड भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फंड ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करती है उनको। तो ये सारी बातें आने के बाद, और उन्होंने साथ में ये कहा कि इनकम टैक्स के छापों फिलहाल हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमने भारत ही नहीं दुनिया के जिन देशों में BBC का ऑपरेशन है, हर उन सरकारों को हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है कि हमारा जो BBC है निष्पक्ष जर्नलिज्म की बात करता है, निष्पक्ष खबरें छापता है और आगे भी निष्पक्ष खबरें छापता रहेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो आयकर विभाग के जो छापे थे, क्या वो फ्रीडम जो है, प्रेस के फ्रीडम पे हमला था? ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जब वे प्रधानमंत्री बने कंजर्वेटिव पार्टी से, भारत में भक्त लोग हुआ हुआ करने लगे। हुआ हुआ समझते हैं ना? हुआ हुआ करने लगे। उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट, BBC की डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट्स में इसे भारतीय राष्ट्रवाद पर हमला बताया गया। भारतीय संप्रभुता पे, एक तरह से राष्ट्रवाद पर, डेमोक्रेसी पे हमला बताया गया। उसके बाद एक बड़ी डील हुई टाटा की ओर से, एयरबस और बोइंग डील हुई और उससे लगा कि शायद डिफ्यूज करने की कोशिश हो रही है। BBC दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से है और वहाँ पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन BBC के 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश पार्लियामेंट और सुनक की क्या प्रतिक्रिया है ये भी जानना बेहद दिलचस्प होगा। बड़ी डील टाटा के साथ हुई, लेकिन क्या उसका प्रभाव पड़ा है या क्या चल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, राजनीति में, ये सब भी समझना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ संजीव जी हैं। लगातार अम्बेडकरनामा में आप सुन रहे हैं उनको, क्या चल रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्या स्टैंड है वहाँ के मिनिस्टर का, ये इस पर पूरी तैयारी के साथ आए हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। स्वागत है संजीव जी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या चल रहा है? देखिए, मामले की शुरुआत होती है भारत में BBC के दफ्तरों पे जो इनकम टैक्स के छापे से जी, दिल्ली और बॉम्बे में जो उनके कार्यालय में जो छापे। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो आयकर विभाग के जो छापे थे, क्या वो फ्रीडम जो है, प्रेस के फ्रीडम पे हमला था? इंडियन डेमोक्रेसी पे एक मतलब कि जो अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है, वो जिस तरह से उन्होंने ब्रिटिश BBC पे छापा पड़वाया, तो वो जो बेसिकली वो ये मान के चल रहे थे कि जो प्रेस का जो फ्रीडम है उस पे हमला था। और बड़ी दिलचस्प बात थी कि उसके बाद जो ऑफिशियल रिप्लाई जो वहाँ के डिप्टी मिनिस्टर ने दिया है, जो कॉमनवेल्थ मामलों के और जो विदेश मामलों के जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि हम BBC के साथ खड़े हैं। BBC पूरी दुनिया में
डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए लड़ रही है। बीबीसी जो है साफ सुथरी और निष्पक्ष खबरें प्रसारित करती है। हम उनको फंड भी करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फंड ब्रिटिश गवर्नमेंट भी करती है उनको। तो ये सारी बातें आने के बाद, और उन्होंने साथ में ये कहा कि इनकम टैक्स के छापों फिलहाल हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हमने भारत ही नहीं दुनिया के जिन देशों में बीबीसी का ऑपरेशन है, हम हर उन सरकारों को हम लोगों ने कम्युनिकेट किया है कि हमारा जो बीबीसी है निष्पक्ष जर्नलिज्म की बात करता है, निष्पक्ष खबरें छापता है और आगे भी निष्पक्ष खबरें छापता रहेगा। मीन्स कि ये जो डिप्टी स्पीकर का जो बयान है वो अपने आप में भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था कि जो बीबीसी ने जो 2 डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई उसके साथ हम खड़े हैं। हालांकि बीच में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का कुछ डिफरेंट बयान आया था, वो भारत सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ऑफिशियल जब स्टेटमेंट आया गवर्नमेंट का जो स्टैंड आया है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, तो वो स्टैंड जो है भारत सरकार के लिए एक मैसेज है कि हम कब घटना, ये कल परसों की घटना है, वो बहुत लंबी नहीं है, कल ही शायद हाउस ऑफ कॉमन्स में सवाल उठा। टाटा का डील होने के बाद ये लेटेस्ट, ये सबसे लेटेस्ट है। क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में लेबर पार्टी ने सवाल उठाया था कि जो आयकर के जो छापे हैं वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, और ये जो फ्रीडम जो है प्रेस का उसको ख़त्म करने का एक पूरा का पूरा खेल है। तो उस पे लेकर वहाँ के जो डिप्टी मिनिस्टर ने बयान दिया, कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं बीबीसी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उसकी खबरों पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। कुल मिलाकर बीबीसी की सारे खबरों के साथ और उसकी निष्पक्षता पे वहाँ की सरकार स्टैंड कर रही थी, और उन्होंने कहा कि हम बीबीसी की खबरों में उसके साथ हैं, उसके साथ स्टैंड करते हैं। कहता है कि ये बीबीसी वैसी कोई संस्थान दुनिया के नहीं है जो सत्ता पक्ष के साथ चलती है। डिप्टी मिनिस्टर ने भी कहा कि बीबीसी हमें भी क्रिटिसाइज करती है जो हम सत्ता में हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, और बीबीसी आपको भी क्रिटिसाइज करती है जो आप अपोजिशन में लेबर बैठे हो। तो ये भारत के लिए था एक तरह से मैसेज कि आपके यहाँ शायद जो मीडिया है वो सत्ता पक्ष को क्रिटिसाइज कर दे तो उसके लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं रहते, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे थे कि जो आयकर के छापे हैं वो एक वेंडेटा की पॉलिटिक्स है, डायरेक्ट नहीं बोला। उन्होंने कहा कि उस पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते आयकर के छापे पे, लेकिन हमने जितना कंसर्न देना था वो हमने भारत सरकार से बात करी है। जो क्या बात हुई है उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम था जो भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा मैसेज नहीं था। और इसका मतलब है कि बीबीसी के मसले पे, चाहे वहाँ का अपोजिशन हो, चाहे वहाँ का जो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो टोरी पार्टी हो, चाहे लेबर पार्टी हो, वो बीबीसी के मसले पे बीबीसी के साथ खड़ी है। और उसके बाद ये सरकार की स्टैंड के बाद स्पष्ट हो गया है कि जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी, जो डॉक्यूमेंटेशन जो उनको अवेलेबल कराया गया है, उसमें सरकार की सहमति थी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत सारी सरकार की सहमति से बनती है। और जो बीच में जो बात उठी थी कि इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी रोल हो सकता है, तो वो बातें धीरे धीरे वो एक तरफ पर प्रूफ होती दिख रही है, जिस ढंग से सरकार ने स्टैंड लिया है बीबीसी के पक्ष में जो स्टैंड लिया है। तो ये डील भी काम नहीं आया? नहीं, देखिए डील तो जो टाटा का है, देखिए उसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो बात यह है कि जितने भी ये सरकार, ये सवाल लगातार उठते रहे कि जितनी भी ये सरकार जो है डील करती है, तो वो डील जब करती है तो कुछ ना कुछ ये अपना पॉलिटिकल बेनिफिट्स देखती है कि बाहर से मुझे कितना सपोर्ट मिलेगा, इवेंट मैनेजमेंट कितना होगा। और वो बेसिकली है बिजनेसमैन। वो बिजनेसमैन जो होता है वो बेनिफिट लेता है, और बेनिफिट लेने के बाद वो सारा कुछ भूल जाता है। वो जो है जो उनका जो उनकी भी एक लक्ष्मण रेखा है, और उस लक्ष्मण रेखा को देखिए, जब उन्होंने जब 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 उनको लगता है कि कहीं पे हमारे जो सर से कोई बात निकल रही है, तो वहाँ पे वो फिर अपना कार्रवाई करने से नहीं चूकते हैं। जैसे आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, टाटा का जो डील है वो है बोइंग से, और ये 450 470 पता नहीं कितने प्लेन्स हैं उसके डील है। आप ये देखिए कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब अमेरिका का सबसे बड़ा आर्मामेंट परचेजर है। अमेरिकन जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा सऊदी अरब को जाता है, और सऊदी अरब हर साल बिलियन डॉलर के वेपन्स खरीदता है अमेरिका से। और अमेरिका का मेन एक स्ट्रेटजिक एलाई भी है वेस्ट एशिया में सऊदी अरब, ईरान के एंटी ईरान जो एक मोर्चेबंदी है। उसके बावजूद जब जर्नलिज्म की बात आई, जमाल खशोगी को जब तुर्की में सऊदी अरब के एजेंटों ने हत्या कर दी
सऊदी अरब के एम्बेसी में। जमाल खशोगी बेसिकली वाशिंगटन पोस्ट के फ्रीलांस राइटर थे और सऊदी अरब के एक बहुत बड़े अखबार के एडिटर भी रहे थे, लेकिन वो सऊदी अरब के राज परिवार के अगेंस्ट काफ़ी क्रिटिक हो गए थे पीछे, बहुत ही खिलाफ लिख रहे थे। और फिर सऊदी अरब छोड़ के कहीं बाहर बैठे हुए थे, तुर्की में थे। स्पेशल आरोप लगाया गया कि जो सऊदी अरब के जो किंग थे उन्होंने अपने स्पेशल एजेंट तुर्की भेजे, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में उनको एम्बेसी में उनके वीज़ा रिन्यू करने के बहाने बुलाया गया और वहीं पर उनकी हत्या की गई और डेड बॉडी कहीं पर दफना के वहाँ से वो एजेंट्स निकल गए। और इस पर जो है अमेरिका ने सऊदी अरब के राजकुमार को घेर लिया कि आप इसके मर्डर में शामिल हैं। अपने सबसे बड़े क्लाइंट को ही घेर लिया। CIA ने बाकायदा रिपोर्ट दी कि जमाल खशोगी के मर्डर में जो सऊदी अरब का राज फैमिली शामिल है और काफ़ी प्रेशर बनाया गया डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर। तो देखिए अमेरिका US ये सब अपने आप को डेमोक्रेटिक के सेवियर बोलते हैं, बिजनेस एक साइड में है और साथ में वो भी अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हो सकता है आपके खिलाफ खड़े भी हो जाए। और फिर उनको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये सरकार चली जाएगी दूसरी सरकार चली आएगी तब भी उनको बिजनेस मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, जाहिर है अगर ये सरकार चली भी जाए, कल को कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, जो उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं सॉल्व होते रहेंगे वहाँ के कॉर्पोरेशंस के। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि US UK के बहुत सारा इंडिया में स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है। अगर उनके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को कोई भी नुकसान होता देखेगा तो फिर अपने हिसाब से फैसले लेंगे, चाहे आप जितना बिजनेस दें वहाँ। तो इसको इसे ही देखा जा सकता है डेफिनेटली। देखिए कहीं ना कहीं जो सरकार की नीतियों से उनको कहीं लग रहा है, जैसे आप रशिया से तेल ले रहे हैं उस पर वो नज़र रखे हुए हैं। रशिया से लंबे समय से आप हथियारों का जो परचेज कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखे हुए हैं वो। दूसरा जो अदानी का जिस ढंग से एक्सपेंशन हो रहा था उसको हमेशा देखिए, वो रशिया से तो लंबे समय से हम हथियार ले रहे हैं, रशिया से हम लंबे समय से तेल ले रहे थे। चलिए अभी तो यूक्रेन वार हो गया तो तेल इंपोर्ट हमने बढ़ा लिया अपने डॉलर को बचाने के चक्कर में, क्योंकि वो सस्ता तेल दे रहा है तो हमने अपना इंटरेस्ट देखना था। और उसमें निश्चित रूप से ये सरकार का जो फैसला है हमारी जनता के हित में है कि सस्ता पेट्रोल लिया तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। हालांकि अभी भी मुनाफा कमा रही हैं पेट्रोलियम कंपनियां, तो चाहे तो 20-25 रुपया और सस्ता कर सकती हैं जितना हम रूस से तेल सस्ता इंपोर्ट खरीद चुके हैं, लेकिन वो नहीं कमाए। लेकिन मसला था अदानी का एक्सपेंशन। अदानी के एक्सपेंशन को वो पूरे साउथ एशिया में खतरा मान रहे थे कि एक फैमिली अगर स्ट्रेटजिक लोकेशन को कंट्रोल करेगा तो कभी भी उस स्ट्रेटजिक लोकेशन को अपने इंटरेस्ट के लिए किसी को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे सकता है। एकदम आप समझ रहे हैं ना। और हो सकता है भारत के दुश्मनों को भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे व्यापारी जो होता है। इसीलिए हमेशा चेक एंड बैलेंस स्ट्रेटजी भी रखा जाता है। कभी भी स्ट्रेटजिक लोकेशंस को एक ही बंदे के हवाले नहीं किया जाता है। पब्लिक सेक्टर का कंसेप्ट इसीलिए पूरी दुनिया में आया। इस सरकारें भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, स्ट्रेटजिक लोकेशन को कंट्रोल करती है, लेकिन अडानी को जिस ढंग से पोर्ट्स दिए गए, अडानी को जिस ढंग से हवाई अड्डे दिए गए, अडानी को जिस ढंग से ट्रेन के रूट्स दिए जा रहे थे, बड़े बड़े प्राइवेट मतलब कि हर तरह के जो रूट्स उसको दिए जा रहे थे, टोटल वो गैस भी कंट्रोल कर, तो वो उसको भारत के लोकतंत्र के लिए भी खतरा मान रहे थे। और उनको वेस्टर्न जो स्ट्रैटेजी है, जो उनका जो इस एरिया में जो एक बड़ा हुआ है पूरा का पूरा वो सुपरमेसी बनी हुई है, उसको भी खतरा मान सकते थे। वो कहते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो कहीं भी पलट सकते हैं। कल को हो सकता है कि अदानी चाइना के साथ हो जाए, फिर क्या कीजिएगा। तो ये जो सारी बातें हैं ना कि एक ही फैमिली के पास 18 पोर्ट हो, चाइना की तरफ हो जाए, फिर तो निश्चित रूप से है कि जो एक वो लगातार अमेरिका जो पिछले 5 साल से कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है उसकी जो बार बार वो बात करता है, तो उसको ये कई मामलों से खतरा मान रहे थे। और दूसरा बार बार आप देख ही रहे होंगे कि अमेरिका में दूसरा अमेरिका को एक और हो गया था कि जिस ढंग से ये इंडिया का जो शासन तंत्र के जो एक सुप्रीम लीडर है, देखिए पूरी पार्टी की बात नहीं करेंगे, एक सुप्रीम लीडर और एक कॉरपोरेट घराने में दोस्ती बन रही है, फिर और तो और अमेरिका में इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए अमेरिका में इंटरफेयर पुतिन पे करने का आरोप लगा था कि 2016 के इलेक्शन में वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो इंटरफेयर कर रहे थे, फेसबुक के थ्रू किए थे और पता नहीं कैसे कैसे किए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू किए थे। चाइना पे भी आरोप लगा था कि चाइना भी बीच में कुछ न कर रहा है, तो वो बड़े तरीके से कर रहे थे। देखिए पुतिन ने इंटरफेयर किया अमेरिकन इलेक्शन में, तो हम लोग बाद में जाने कि वो इंटरफेयर कर रहा था थ्रू फेसबुक, उनके हैकर्स का वहाँ के वो बना रहे थे, ओपिनियन बना रहे थे, ओपिनियन मेकिंग कर रहे थे। चाइना भी थ्रू हैकर कर रहा था। कहीं आपने नहीं सुना होगा कि जिनपिंग का, पुतिन का डायरेक्ट नाम आया था कि इन्होंने कहीं अपील ही कर दी हो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सारे लिमिट क्रॉस कर गए थे, आपको याद होगा हिस्ट्री में। वहाँ पे जब ट्रंप का हाथ उठा के इन्होंने कहा आपकी बार ट्रंप सरकार,
ये जो पावरफुल कंट्री है वैसी चीजों को बर्दाश्त या नहीं ये करेगी। ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्रधानमंत्री बोल जाते हैं Definitely। कि पता नहीं है प्रोटोकॉल। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जो विदेश नीति जियो पॉलिटिक्स का ABCD पता नहीं है। अगर पता होता तो इस तरह की वो बात ही नहीं करते। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि क्या पुतिन को कभी आपने बोलते देखा है कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति होगा? क्या आपने चाइना जिनपिंग को बोलते हुए देखा है? ये तो अगर हर जगह इंटरफेरेंस होता है, हम आप हर जगह करते हैं, जो सरकारें इंटरफेरेंस करती है कहीं ना कहीं अपोजिशन की कौन वहाँ हमारा बंदा होगा, कौन होगा, और शार्प पॉलिसी बोलते हैं। चाइना ने तो पूरे दुनिया भर में ब्राइब किया है पॉलिटिकल सिस्टम में कि उसके समर्थक MP जीत के आए, वो उसके इकोनॉमिक पॉलिसियों को, उसके विस्तारवाद को मदद करें। नेपाल में, इवन इंडिया में भी बोल देते हैं कि चाइना फाइनेंस करता है। जैसे हमारे जो सरकारें लगातार कहती तो है कि सरकार कहती रही कि वो कांग्रेस के फाउंडेशन को चाइना ने पैसा दिया था, हालांकि इनके फाउंडेशंस को भी मिलने के बड़े आरोप लगे हैं। तो मीन्स कि हर तरफ पैसे तो फेंकते हैं। देखिए इंडिया भी करता है ऐसा, लेकिन कभी भी खुल के इस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बनाई जाती, डिप्लोमेटिक। अब देखिए कि आप जब इस तरह से जब सारी गतिविधि बढ़ा रहे थे तो वैसे में फिर आप देखिए कि BBC ने भी तो ऑटोमेटिकली है कि 22 साल बाद उसको 2002 में दंगा हुआ तो 20 साल बाद एकाएक गुजरात के दंगे को वो भी जबकि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद BBC को याद आया है। मतलब कि कहीं ना कहीं फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा आप अपने सीमा को लांग रहे हैं, तो हम आपकी सीमा को अब देखते हैं। तो अब आप देखिए कि जिस तरीके से सारी स्थितियां पैदा हो रही है और जिस ढंग से आप देखिए, इससे पता चल गया कि जो हमारे यहाँ जो सरकारें हैं, जो भारत जैसे सरकार में पॉलिटिकल पार्टियां डिसीजन लेती हैं, सरकार बदली और वो कुछ भी फैसला ले रही है लेवल पे, लेकिन जो वहाँ पे जो लोग होते हैं US में, अमेरिका में, सरकार किसी की हो, जो फॉरेन पॉलिसी की बात आती है और तमाम मसलों पे आती है तो उनका एक मत होता है स्ट्रेटजी। हमारे यहाँ स्ट्रेटजी उस हिसाब से नहीं होता। हमारे यहाँ जो सरकारें बदलती है, प्रायोरिटी चेंज हो जाती है और नेता फैसला लेता है। इसका मतलब वहाँ पे जो एक एस्टैब्लिशमेंट होता है, जो चल रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है, सरकार बदले आए जाए उससे लेना देना होता है, वो इंपॉर्टेंट फैसले लेते हैं US और ब्रिटेन में। और देखिए BBC से क्लियर हो रहा है, क्योंकि BBC एक प्राइवेट कंपनी NDTV की तरह या आज तक की तरह उसकी तरह तो है नहीं कि कोई लाला जी आया, पैसा लगाया, उसका शेयर खरीदा, वो मालिक बैठा और शाम को फिर लाला जी ही डायरेक्ट दे रहा है कि आज ये खबर चलानी है, ये खबर नहीं चलानी है। समझे कि नहीं? BBC का जो पूरा का ढांचा है वो एक ब्रिटिश पार्लियामेंट के चार्टर से BBC को खड़ा किया गया है, ठीक है कि नहीं? और ये तब खड़ा किया गया था जब हम लोग, भारत जो है उस समय गुलाम था। 1920 के दशक में BBC को खड़ा किया गया था। पहले प्राइवेट था, कुछ 4-5 साल रहा, फिर उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक चार्टर से इसको किया गया। और ब्रिटिश जो BBC का जो मैक्सिमम इनकम है वो एक लाइसेंस फीस से आता है, जो लाइसेंस फीस शायद वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो देती है इनको, इसके थ्रू आप कलेक्ट करें, और फिर वो पैसा उनको कलेक्ट होता है, तो उसके खर्चे से पूरी दुनिया भर में ये ऑपरेशन करते हैं। मतलब कि कॉमर्शियल के साथ साथ इनका जो मेजर हिस्सेदारी है वो लाइसेंस फी है। तो ये भी नहीं है कि कोई बड़ा कॉरपोरेट जाके BBC को ऐड देके वहाँ के पूरी की पूरी एडिटोरियल टीम को खरीद ले या प्रभावित कर ले या अपने हिसाब से कर ले, जैसे हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ जैसे मतलब कि पत्रकार ही बताते हैं कि इंडियन TV चैनलों में क्या होता है, शाम को क्या चलाना है या कोई पूंजीपति डिसाइड करता है या सरकार डिसाइड करती है। मैं ये नहीं कहता कि सेंटर की BJP की सरकार ही डिसाइड करती है। जिस राज्य में जिसका जो ब्रांच है, जैसे न्यूज़ 18 का ब्रांच कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है, तो वहाँ की सरकारों का भी दबाव रहता है कि आप इस हिसाब से खबरों को चलाएं, अगर नहीं चलाएंगे तो हम आपका विज्ञापन बंद कर देंगे, आप पे हम कार्रवाई कर देंगे। देखिए यहाँ के प्लेटफॉर्म पे, और बाकी चूंकि पूंजीपतियों का ही सारा TV चैनल है इस मुल्क के अंदर, तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को तो खोना है। उन्होंने TV चैनल ही इसलिए चलाया है कि उनका बिजनेस इंटरेस्ट दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जाए। आज 1 रुपया है तो अगले दिन TV चैनल के मामले सब 4 रुपया कमाएं, फिर 8 रुपया कमाएं, सरकारों पर दबाव बना के रखें या सरकार से बिली भगत करें कि देखिए आप हमें बिजनेस दीजिए, हम आपके लिए एक खबर चलाएंगे। तो ये जो भारत में जो एक बड़ा एक गुंजनदार संबंध है मीडिया और सरकार के बीच या मीडिया कॉर्पोरेट के बीच, और 1990 के बाद इसको कंट्रोल किया, तो BBC उस गुंजनदार संबंधों से कंट्रोल नहीं होता। देखिए, और BBC NYT वाशिंगटन पोस्ट से भी थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर है उसका। NYT पे भी तो जैसे BBC, देखिए इतना तो आरोप लगता है कि BBC जो है थोड़ा प्रो वेस्ट है,
लेकिन जिस ढंग से एनवाईटी पे बहुत एलिगेशंस लगे थे कि जो इराक वार हुआ था तो एनवाईटी ने खबरें प्रकाशित कर दी थी, पब्लिश किया था कि सद्दाम हुसैन के पास बायोलॉजिकल वेपन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। फिर बाद में कुछ निकला नहीं और बाद में माफ़ी मांग के वो एक कॉलम में भाग लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीबीसी की क्रेडिबिलिटी थोड़ी अलग है और इन्होंने उस पे हाथ डाल दिया जो दुनिया भर में 100 से 150 देशों में इसका ऑपरेशन है। वो कोई आज तक तो है नहीं कि आपने जाके छापा मार दिया और शाम को मालिका के हाथ जोड़ लेगा कि नहीं मेरी जान बख्शो। जितने भी भारत के जो टीवी चैनल हैं, अखबार है, बड़े बड़े अखबार यहाँ पे एक तरह से सरेंडर ही हैं। जो मतलब कि अपने आप को कहते कवाते अखबार थे, उनका भी अगर आप तेवर देखिए, टीवी चैनलों को तो छोड़ ही दीजिए, उनके तो बुरा ही हाल है। लेकिन जो कहते कवाते हिंदी अखबार तो टोटली लेट गए हैं। जितने हिंदी अखबार हैं उनमें किसी में कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजी अखबार जो थे उनका टोन भी बहुत ठंडा हो गया। आप देखिए कि इंडियन एक्सप्रेस का टोन देखिए, सरकार की नीतियों की कहीं छोटी छोटी आलोचना आपको नजर आएगी, लेकिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री की नीति की आलोचना आप करते हुए नहीं देखेंगे। और तो और प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए हर तीसरे चौथे दिन फ्रंट पे जो प्रधानमंत्री का फोटो भी इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में आपको मिलेगा पूरा, कि प्रधानमंत्री को मैसेज जाए कि हम आपके साथ हैं। ठीक है कि नहीं। हिंदू जैसा अखबार भी कहीं ना कहीं हल्का प्रेशर में आया है गवर्नमेंट के, हालांकि उनका खबरों का तेवर उतना नहीं नीचे गया है लेकिन आया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो जर्नलिज्म के साहस का प्रतीक माना जाता रहा, कहते हैं कि सरकारें बदली गई, बोफोर्स का इन्होंने किया था, राजीव गांधी की सरकारें बदल दी गई थी, हमेशा करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे हैं। लेकिन ये करप्शन टारगेटेड करप्शन को ये हिट करते हैं जिससे कि टॉप लेवल पे किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी IAS अफसर के करप्शन को टारगेट कर लेंगे। लेकिन वो BBC का जो रिपोर्ट है वो डायरेक्ट हमारे टॉप जो हमारे जो लीडरशिप है उस पर अटैक था। तो ऑटोमेटिक है कि इस अटैक के बाद भारतीय जो हमारे जो संस्थान हैं ये तो डर गए होंगे कि भाई देख लो, जब BBC को नहीं छोड़ सकते तो हम क्या हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर के कार्यालय पे पूरे देश भर में छापा मारा गया था। तो दैनिक भास्कर जो है उसके बाद मैंने देखा कि दैनिक भास्कर के 2-3 जो ऑनलाइन खबरें थी वो डिलीट ही थी, जिससे सरकार की आपत्ति थी। अडानी को लेकर जो अडानी नहीं, और भी 1-2 खबरें मैंने देखी थी अडानी के साथ साथ, और भी खबरें अडानी की खबरें भी उन्होंने वो करी। अभी जैसे ही हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो दैनिक भास्कर की एक स्ट्रेटजी होती है कि बीच बीच में वो अटैक करने से अटैक कर देता है फिर पीछे हट जाता है, तो वो मतलब कि है। लेकिन बाकी जो आप अखबारों को देखिएगा तो अखबारों की हालत बहुत ख़राब है। तो मेरा ये मानना है कि BBC का जो एपिसोड है और उसके बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो मतलब कि वहाँ पे, और देखिए हाँ एक और मैं बात बताना भूल गया, पार्लियामेंट में जिन्होंने सवाल उठाया उसमें एक भारतीय मूल के भी सांसद हैं, तरमन ढेसी, पंजाब से हैं। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ही कहा कि ये तो लोकतंत्र पे हमला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसन को दबाने की बात है। BBC पे जो छापा मारा है तरमन ढेसी और एक और लेबर पार्टी के अंदर, तरमन ढेसी ने पूरे जम के आवाज उठाया। और तरमन ढेसी जो है वो भारत के ही हैं, जलंधर से हैं, ब्रिटिश माइग्रेंट थे इनके फादर। और एक और खासियत ये है तरमन ढेसी का कि वो शुरू में बचपन में 5-7 साल उनके फादर ने, चूँकि पंजाबियत बनी रहे तो इंडिया में भेजा था पढ़ने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने ब्रिटिश पैदा होने के बावजूद इंडिया में आके वो पढ़ के गए हैं 6ठी-7वीं जमात तक। पीछे जब आए थे तो आम आदमी पार्टी के जो लोगों से काफ़ी उन्होंने, पंजाब की नई सरकार बनी थी, काफ़ी उन्होंने आत्मीयता दिखाई। तो तरमन ढेसी का सवाल उठाना इस सरकार पे भी एक बड़ा मायना रखता है। तो तरमन ढेसी ने BBC के पक्ष में कल वहाँ पे स्टैंड लिया था। मतलब कुल मिला जुला के BBC का जो डॉक्यूमेंट्री है जी, उस मुद्दे पर ब्रिटिश पॉलिटिक्स एक मत है, चाहे लेबर हो, साथ खड़ा है, BBC के साथ उन्होंने खड़ा है और साथ में बोला कि हम भाई इनको फंड करते हैं, हम इनकी खबरों पे कैसे उस क्वेश्चन उठाएं, ये तो खबर ही निष्पक्ष करते हैं। साथ में भी बोल दिया खबर जो निष्पक्ष की जो बात हो गई ना वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर सरकार के द्वारा, कहता है कि इनकी खबरों के साथ हम स्टैंड करते हैं। इसका मतलब है कि वो इस सरकार को उन्होंने मैसेज दे दिया कि जो डॉक्यूमेंट्री है हम उसके साथ भी स्टैंड कर रहे हैं। जी। और देखिए इंडिया में तो क्या हुआ, इंडिया में तो सरकार, देखिए इंडिया में सरकार इस पे पार्लियामेंट में तो बहस करवा नहीं सकती थी कि भारत की संप्रभुता पे हमला है या मतलब कि प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। तो इन्होंने पब्लिक डिबेट भी नहीं शुरू करवाया। इन्होंने क्या किया कि इनके कुछ डिलीट ही कर दिया, कुछ मंत्री आया डिलीट कर दिया डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद उस पर इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। जबकि हेल्दी डिबेट ये होता मतलब कि ब्रिटिश संसद की तरह ही यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री के जो लोग थे वो पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लेके आते और वो कहते कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया है, हमें सब भारत की टॉप संस्थाओं ने क्लीन चिट दिया है,
तो फिर ये बीबीसी की हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे खिलाफ फॉल्स नैरेटिव पैदा कर रहे हैं और इस पर डिबेट कराते और डिबेट करा के प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजते, बीबीसी को भेजते। तो इन्होंने वो तो किया नहीं और इन्होंने आयकर विभाग भेज दिया, उसके पास इनकम टैक्स है। तो इससे तो पता चल गया कि सरकार डर गई है और बेंडेटा है। लोकतांत्रिक तरीका ये था बीबीसी को खंडन करने के लिए कि पार्लियामेंट में ये डिबेट कराते, इस पे प्रस्ताव लाते कि भैया हमको क्यों आप बदनाम कर रहे हो। ये कोई भी लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक जो नेता होता है वो यही करता है। वो कहता है कि हम तो पाक साफ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें पाक साफ कर दिया गुजरात दंगे में, आप पार्लियामेंट में बहस करो। SIT ने मुझे क्लीन चिट दिया। चलिए, तो मिला जुला के बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और बीबीसी पे जो छापा पड़ा है, ब्रिटिश पॉलिटिक्स, दोनों पार्टियां, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों बीबीसी के साथ खड़ा है और इस लिहाज से एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ब्रिटिश हुकूमत ने। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।